हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है अंकित सिंह पंवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 8 बायोमोलिक्यूल्स में, जहां हम आज क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ मैंने 2 हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनकी प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन पेपर में आने की। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो वक्त गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें। सो अब आता है हमारा टॉपिक प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम। यानी कि जितने भी हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, जितने भी हम पढ़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट कोई होता है तो वो प्रोटीन होता है। देन द चीफ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर लाइक मिल्क होता है, चीज़ होता है, पल्सेस, पीनट, फिश मीट भी होता है जिसमें बहुत अबंडेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। देन ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी and it is derived from the Greek word proteus which means primary or of prime importance। यानी ये वर्ड है, ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस, जिसका मतलब है प्राइमरी, यानी जो प्राइमरी यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्राइमरी यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। और प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। यानी जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स के ही पॉलीमर होते हैं। अब यहाँ पे अमीनो एसिड्स में देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक आता है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स कंटेंस अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। यानी इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं अमीनो एसिड में, एक है अमीनो ग्रुप और दूसरा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए जो अमीनो एसिड है ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ अमीनो ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप के मतलब जितना भी रिलेटिव पोजीशन होती है अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके बेसिस पे ये अमीनो एसिड अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा टाइप ऑफ अमीनो एसिड में डिवाइडेड है, जिसमें ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। यानी प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसमें ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स निकलते हैं। अब जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं उनके ट्राइबल नेम्स होते हैं। ट्राइबल मतलब जो कहीं ना कहीं से डिराइव्ड होते हैं, उन नाम्स को बात करते हैं। ये IUPAC से नहीं दिया। जैसे ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन का जो टेस्ट होता है उसका नाम के हिसाब से होता है, मतलब उसका जो नाम होता है उसके हिसाब से उसका टेस्ट होता है। जैसे स्वीट टेस्ट का ग्रीक में नंबंदर होता है, मतलब होता है ग्लाइकोस, जिसका मतलब होता है स्वीट। अब यहाँ पे टायरोसिन की बात कर ले जाते हैं तो टायरोसिन में क्या होता है कि फ्रॉम चीज़ ये ऑप्टेन होता है, सबसे पहले चीज़ में ऑप्टेन किया गया, इसलिए जो ग्रीक वर्ड होता है टायरोस, उसका मतलब होता है चीज़, उससे ये डिराइव्ड है। अब वैसे ही जैसे देखिए नेम ऑफ अमीनो एसिड, जैसे ग्लाइसिन, इसमें क्या होता है कि जो साइड चेन होती है उसमें H प्रेजेंट होता है, ओनली हाइड्रोजन। एलेनिन में CH3। वैसे वेलिन, ल्यूसिन, ये आसी। देखिए जितने भी स्टार लगे, आइसोल्यूशन है, आर्जिनिन है, लाइसिन है, इन पे जिन पे भी स्टार लगे हैं ये शो करता है इसेंशियल अमीनो एसिड्स को, इसेंशियल अमीनो एसिड। एंड देन अब आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की बात कर लेते हैं। अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल। यानी एक अमीनो एसिड में कितने अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर है, उसके बेसिस पे इन्हें बेसिक, न्यूट्रल और एसिडिक अमीनो एसिड्स में डिवाइड किया गया। जैसे यदि इक्वल नंबर है कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप का तो वो न्यूट्रल का अमीनो एसिड होगी। वहीं कभी ज़्यादा मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज़्यादा अमीनो ग्रुप होंगे तो वहाँ पे बेसिक नेचर होगा। और वहीं पे कभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर अमीनो ग्रुप से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर भी जो नेचर होता वो एसिडिक नेचर हो जाता है। अब देखिए और 2 तरह से और क्लासीफाई किया जा सकता है, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखिए जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होती है वो बॉडी में सिंथेसाइज होती है, उनकी ज़रूरत नहीं होती उनको अलग से सिंथेसाइज करने की, इसलिए बॉडी उनको नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। वहीं पे जो अमीनो एसिड बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, तो उनको बाहर ऐसे किसी भी जैसे प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है बॉडी में, तो ऐसे अमीनो एसिड्स को इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो वैसे तो कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। उनका जो मेल्टिंग हाई, जो सॉलिड्स एक तरह से सॉलिड है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, एंड ये सॉल्ट के जैसा बिहेवियर करते हैं, जबकि इनके पास अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है फिर भी ये सॉल्ट जैसा बिहेव करते हैं। कारण क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और जो एसिडिक और बेसिक, यानी एसिडिक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और बेसिक है अमीनो ग्रुप, एक सेम मॉलिक्यूल में। अब यहाँ क्या होता है कि जैसे एक सेम जो कंपाउंड होता है उसमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अब यहाँ पे क्या जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है मान लीजिए वो एक H+ लूज करता है, जो अमीनो ग्रुप होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरीके से एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम ज्यूटर आयन कहते हैं। ये ज्यूटर आयन
एक्चुअली इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसके कारण जो इसका नेचर होता है वो एम्फोटेरिक नेचर होता है, क्योंकि ये एसिड और बेसिस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। अब यहाँ से एक एक्सेप्शन है, देखिए कभी एक एक्सेप्ट ग्लाइसिन, सारे के सारे जो नेचुरली ओकरिंग अमीनो एसिड्स है वो सभी ऑप्टिकली एक्टिव है, बस एक और ओनली एक ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली नॉन ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ऑप्टिकली है एक्टिव नहीं है। अब यहाँ पे बात आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो होते हैं, देखिए हम पहले से जानते हैं कि पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, अभी पढ़ा। देन ये जो अल्फा अमीनो एसिड्स होती है वो एक दूसरे से ज्वाइन होती है थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ेगी तो एक डाइपेप्टाइड बनता है। वहीं कभी ये दो बन चुके हैं, अब इसमें एक और तीसरा अमीनो एसिड जुड़ा तो वो टाइपेप्टाइड बना गया। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो किससे बनता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों मिलते हैं, वाटर रिलीज होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ये वाटर निकलता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो ग्रुप जोड़ते हैं, एडिशन, वाटर एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन ग्रुप, यहाँ से CONH बॉन्ड बनता है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। वैसे यहाँ टेट्रापेप्टाइड भी बनते हैं, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, और यहीं पे कभी 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड हो जाते हैं एक चेन में, तो उन्हें हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अब जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन को हम दो ऑन द बेसिस ऑफ देयर उनके मोलिकुलर शेप पे उनको दो टाइप में डिस्कस करते थे। एक तो पहला है फाइब्रस और दूसरा होता है ग्लोबुलर। पहले फाइब्रस में देखिए जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो पैरेलली एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू रन करती रहती है, पैरेलली एक फाइबर लाइक अपीयरेंस देती हैं। इनके मोस्ट कॉमन एग्जांपल है केराटिन, हेयर जो हेयर में प्रेजेंट होता है, वूल में प्रेजेंट होता है, सिल्क में प्रेजेंट होता है। वहीं मायोसिन फाइबर जो कि मसल में प्रेजेंट होता है वो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। वहीं ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात कर लीजिए तो यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो एक दूसरे को कोइल हो जाती है एक दूसरे के अराउंड और एक स्पेरिकल शेप देती है। ये यूजुअली वाटर सोल्यूबल होते हैं। वहीं पे जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, ये ध्यान रखने की चीज़ है। अब एग्जांपल है ग्लोबुलर प्रोटीन के इंसुलिन एंड एल्बुमिन। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इवन पूछते हैं कि जो एल्बुमिन या इंसुलिन है दोनों में कि कौन सा टाइप ऑफ प्रोटीन है, ग्लोबुलर है फाइब्रस है, तो आपको जवाब देना है ग्लोबुलर। ये अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है वो 4 डिफरेंट लेवल पे होता है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्चरी और चौथा है क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक दूसरे से सिंपल जो अमीनो एसिड एक दूसरे से लिंक होती है और एक स्ट्रेट चेन बनाती है, एक चेन बनाती है, इसे ही अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड बनाते हैं। देखिए जो भी यहाँ पे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कभी कोई चेंज आया तो पूरा प्रोटीन चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बहुत जो भी प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत खास ध्यान देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की बात कर ले तो इसमें क्या होता है, 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला अल्फा हेक्सिक और दूसरा बीटा प्लेटेड। जो अल्फा हेलिक्स बॉन्ड होता है, देखिए क्या होता है कि जो बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CO ग्रुप और NH ग्रुप में होती है पेप्टाइड बॉन्ड के। अब यहाँ पे अल्फा हेलिक्स, इसमें क्या होता है कि ट्विस्टिंग होती है राइट हैंडेड मैनर में, राइट हैंडेड मैनर में ट्विस्टिंग होती है। इसके कारण क्या होती है कि अल्फा हेलिक्स फॉर्म बनता है। यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की बात कर लेते हैं। वहीं बीटा प्लेटेड में क्या होता है, ये सीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें क्या होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। अब टर्चरी प्रोटीन की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड जो है ना वो आपस में ओवरऑल फोल्डिंग हो जाती है, यानी एक मतलब सेकेंडरी में तो वैसे भी फोल्डिंग होती है या सर्कुलर थोड़े अल्फा हेलिक्स में बन जाता है, कोइलिंग हो जाती है, बट थोड़े अच्छे लेवल पे जो कोइलिंग हो जाती है उसे टर्चरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सेकेंडरी और टर्चरी स्ट्रक्चर होते हैं उनको कौन से फोर्सेज है जो स्टेबलाइज करते हैं। पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा है डाइसल्फाइड बॉन्ड। जबकि प्राइमरी में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, बट सेकेंडरी और टर्चरी में वेंडरवाल फोर्सेज भी होते हैं और इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी और टर्चरी स्ट्रक्चर में। अब यही बात आ जाती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में। तो यहाँ पे बात होती है कि यहाँ कभी कोई प्रोटीन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि एज अ सब यूनिट रिफर होती है, तो जो स्पेटियल अरेंजमेंट होता है उन यूनिट का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ डायग्राम दे रखा है प्राइमरी स्ट्रक्चर का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, देन टर्चरी स्ट्रक्चर में और ज़्यादा कोइलिंग हो गई, क्वाटरनरी में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे पहुँच गई बात है। अब यहाँ पे से अब नया टॉपिक आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन।
डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे प्रोटीन होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में एज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम नेटिव प्रोटीन भी कह सकते हैं, नेटिव प्रोटीन कहते हैं। जब नेटिव प्रोटीन में फिजिकल चेंज लाएंगे थ्रू टेम्परेचर चेंज या केमिकल चेंज या चेंज इन पीएच, तो जो बॉन्ड होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये अपने जो भी ग्लोबुलर, जैसे कि जो ग्लोबुलर होते हैं, अब इसमें के ग्लोबुलर जो होते हैं वो अपना अनफोल्ड हो जाते हैं, जो हेलिक्स होता है अनकोइल हो जाता है, प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है और इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। और डीनेचुरेशन ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी और टर्चरी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो रिमेंड होता है। वो कभी वो बदल गया तो फिर तो प्रोटीन ही बदल जाएगा, इसलिए वो तो उसका तो स्टेबल होना ज़रूरी है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इन कॉमन एग्जांपल ऑफ इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन, यानी बॉइलिंग ऑफ एग या कडलिंग ऑफ मिल्क, इनसे क्या होता है, ये सब डीनेचुरेशन का एक एग्जांपल्स होते हैं। अब यहाँ से अगला टॉपिक आता है एंजाइम्स की बात। देखिए, लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी डिफरेंट कोऑर्डिनेशन केमिकल रिएक्शन के कोऑर्डिनेशन के कारण ही लाइफ पॉसिबल है। अब जो ये रिएक्शन होते हैं बॉडी में अंडर माइल्ड कंडीशन, तो इनकी क्या होता है कि एक सर्टेन लेवल पे एक बायोकैटालिस्ट भी यूज़ होते हैं जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। जैसे जो माल्टोज होता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए एक कैटलिस्ट का यूज़ होता है, बायोकैटालिस्ट, जिसका नाम है माल्टेस, जो कन्वर्ट करता है माल्टोज को ग्लूकोज में। तो यहाँ पे ये कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में जिनमें एंजाइम्स यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो मेन काम एंजाइम का क्या होता है, मेन एंजाइम का जो काम होता है वो ये कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है और नया पाथ प्रोवाइड कर देता है रिएक्शन को, ताकि इससे क्या होता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो भी मॉलिक्यूल्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए ज़्यादा। अब यहीं पे आगे बढ़ते विटामिन की बात कर लीजिए। देखिए, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन अवर डाइट, यानी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट स्मॉल अमाउंट्स में अपनी बॉडी को डाइट के थ्रू चाहिए रहती है, एंड बट देयर डिफिशियंसी कोड स्पेसिफिक डिसीजेज, दिस कंपाउंड्स आर कोल्ड विटामिन, यानी कभी ये स्मॉल अमाउंट में नहीं मिले, इनकी डिफिशियंसी हो गई तो हमें कोई ना कोई डिफिशियंसी डिसीज हो जाएगी और ऐसे कंपाउंड्स को हम विटामिन कहते हैं। तो विटामिन की जो डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर इन डाइट इन स्मॉल अमाउंट, डाइट में स्मॉल अमाउंट में चाहिए, जो टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन, इनका कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी, यानी यहाँ पे जो मेंटेनेंस ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ बॉडी और हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विटामिन। जैसे विटामिन क्या होते हैं अल्फ़ाबेटिक्स के हिसाब से A, B, C, K एंड B कॉम्प्लेक्स, ये सब टाइप के हमारे पास विटामिन होते हैं। और विटामिन जनरली जो नाम होता है वो कहाँ से डरा हुआ था, विटामिन वॉज कॉइन्ड फॉर द वर्ड वाइटल प्लस अमीन, सिंस जो स्टार्टिंग के जो अर्लियर कंपाउंड जो विटामिन को जो भी हमने ओपन किए थे उनमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता था, इसके कारण इनको वाइटल प्लस अमीन कर दिया। बट बाद में हमें पता चला कि मोस्ट ऑफ दी जो विटामिन होने उनमें तो अमीनो ग्रुप होते ही नहीं है, तो इसके कारण उनका नाम अब क्या होता है, विटामिन में से ई हटा दिया और वाइटामिन नाम लिख दिया। अब यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की बात कर लीजिए। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी, ये 2 तरीके के हैं। पहला है फैट सोल्यूबल, जिसमें आते हैं विटामिन A, D, E, K, इनमें क्या होता है ये फैट सोल्यूबल होते हैं, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज होता है, लीवर में स्टोरेज होता है, रेडिकोस टिश्यू में भी स्टोरेज होता है। वहीं वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात कर लीजिए तो जो B ग्रुप होता है विटामिन का और विटामिन C, ये दोनों ही वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब यहीं आगे बात कर लीजिए, एक टेबल है जिसमें डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम दे रखा और सोर्स दे रखा। जैसे विटामिन A जिसमें जेरोफ्थैलेमिया हो जाता है डिफिशियंसी, इसमें क्या होती है, कॉर्निया की हार्डनिंग हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है। वही विटामिन B1 जिसको कहते हैं थायमीन, इसमें बेरी होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट या रिटार्ड ग्रोथ हो जाती है। अब विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसमें होता है चियोलिसिस यानी फिशरिंग ऑफ कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, फट जाते हैं। अब वहीं पे विटामिन B6 की बात करते हैं, पायरोडॉक्सिन की बात कर ले तो यहाँ पे कन्व्यूलेशन होता है, यहाँ पे कन्व्यूलेशन या क्रैम्प आते हैं बॉडी में। वहीं पे विटामिन B12 की बात कर ले तो ये पर्नीशियस अनेमिया, RBC डिफिशिएंट ये नहीं बोला अभी, यानी पर्नीशियस अनेमिया करवा दिया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि बॉडी में RBC की कमी हो जाती है। वहीं विटामिन C अस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी के कारण स्कर्वी होती है, ब्लीडिंग गम फट जाते हैं, ब्लीडिंग होती है उनमें से। अब वहीं विटामिन D कहाँ होता है, देखिए रिकेट्स, बोन डिफॉर्मिलिटीज इन चिल्ड्रन, जहाँ ऑस्टोमेलेशिया हो जाता है एडल्ट में, यानी रिकेट्स होता है चिल्ड्रंस में और ऑस्टोमेलेशिया हो जाता है एडल्ट में। अब विटामिन E की बात कर लीजिए। देखिए, इंक्रीज फ्रेजालिटी ऑफ RBC एंड मस्कुलर वीकनेस, या मस्कुलर वीकनेस होती है। विटामिन E को एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन भी कहा जाता है, ये स्टेरिलिटी से बचाने का काम भी करता है। विटामिन होता है, मैंने एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन बोल दिया, जबकि ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है। आगे विटामिन K की बात कर ले तो ये ब्लड क्लॉटिंग का टाइम बढ़ा देता है, ये तो हम बहुत बचपन से ये सब चीज़ें जानते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड की बात कर लीजिए। देखिए, जब भी
पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जाने के लिए, पेरेंट्स से चिल्ड्रन में कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होगा, यानी ट्रांसफ़र होगा। तो जो टर्म होती है वो ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर, तो उस प्रोसेस को कहते हैं तो उसे कहते हैं हम हेरिडिटी। अब हेरिडिटी के लिए जो बायोमोलिक्यूल्स यूज़ होते हैं वो है मतलब ट्रांसमिशन के लिए न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होती है एक्चुअली वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए करवाया जाए तो उसमें एक शुगर निकलेगा, एक फॉस्फोरिक एसिड निकलेगा और दूसरा नाइट्रोजन बेस होता है जो कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। यानी इसमें क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब एक कंपाउंड एक रिंग में जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक तरह के एटम नहीं प्रेजेंट होते। यहाँ पे बीटा डी राइबोस, बीटा डी ऑक्सी राइबोस का यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। तो इसमें देखिए जो सेकंड कार्बन है उस पर डिफरेंस आता है। राइबोस में OH प्रेजेंट होता है जबकि डी ऑक्सी राइबोस में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। अब ये डीएनए में देखिए, डीएनए में एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होगा। वहीं आरएनए में एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल प्रेजेंट होगा। अब इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, एडिनिन में क्या होता है, डबल साइक्लिक ग्रुप है, अमीन ग्रुप होगा। वहीं पे गुआनिन में क्या होता है, डबल साइक्लिक ग्रुप प्लस कार्बोक्सिलिक एंड अमीन ग्रुप हो जाता है। वहीं पे साइटोसिन की बात कर ले तो वहाँ पे सिर्फ और वहाँ पे एक सिंगल कार्बोक्सिलिक सिंगल चेन में सिंगल जो यहाँ पे बेंजीन रिंग होती है उनमें बेंजीन रिंग में अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। वहीं थाइमिन में क्या होता है कि एक सिंगल बेंजीन रिंग में यहाँ पे अमीनो ग्रुप और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हो गए। और यूरेसिल में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हो गए एक सिंगल बेंजीन रिंग में। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात कर लीजिए तो जो न्यूक्लिक एसिड है देखिए, कभी एक न्यूक्लियोसाइड, देखिए एक न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में एक तो जो भी डीएनए होता है यानी जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है कि एक तो शुगर कंपोनेंट होगा, ठीक है, और दूसरा नाइट्रोजनस बेस, यानी शुगर और नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से जुड़े होंगे तो उस न्यूक्लियोसाइड, अब उसमें कहीं फॉस्फोरिक एसिड निकाल दिया, जोड़ दिया तो उसमें न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब यही बात करते हैं, देखिए जो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का वो किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। आरएनए मॉलिक्यूल 3 तरह के होंगे, पहला है मैसेंजर आरएनए, दूसरा है राइबोसोमल आरएनए और तीसरा है ट्रांसफर आरएनए। अब यहाँ से बात कर लीजिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं बायोलॉजी में, जहाँ हम देखिए ए सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन डीएनए इज यूनिक फॉर ए पर्सन, यानी एक परसेंटेज 98% तो सभी ह्यूमन बींग में सेम होता है, बट 2% जो डीएनए होता है जिसका सीक्वेंस हर ह्यूमन बींग में एक यूनिक होता है, उसको हम अल्टर भी नहीं कर सकते किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट या किसी भी तरीके से उसको चेंज भी नहीं कर सकते। ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू मिलती है। जैसे इसका यूज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कहाँ होता है, जैसे फॉरेंसिक लेबोरेटरी होती है वहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ होता है क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। वहीं पेटर्निटी टेस्ट में देखिए बहुत सारे बच्चों में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं माता पिता के बीच में, तो वहाँ पे पेटर्निटी को जांचने के लिए या रेप के केस में भी हो जाता है यूज़ आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स के लिए। यहाँ रेशियल ग्रुप्स को जैसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में पढ़ेंगे जहाँ पे हम डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन पढ़े, जैसे ह्यूमन होमो हैबिलिस एंड यहाँ पे दूसरे भी होमोसेपियंस, ये सब चले गए। तो इनको सबको कैसे सर्च किया गया, ये सब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू पॉसिबल हो पाया। वहीं पे हम डेड बॉडीज, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया, डेड बॉडी हो गई, अननोन डेड बॉडी है, तो उसकी रिकॉग्निशन के लिए भी हमें ये चीज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें रिक्वायर्ड होती है। अब बायोलॉजिकल फंक्शन में न्यूक्लिक एसिड देख लिए, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, एक स्पीसीज़ की दूसरी स्पीसीज से अपनी जो आइडेंटिटी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। वहीं दूसरा कि न्यूक्लिक एसिड के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस होता है सेल में। अब यहाँ से एक और अगला टॉपिक आ जाता है हार्मोन्स की बात। देखिए हार्मोन आर द इंटरसेलुलर मैसेंजर, ये क्या होते हैं, एंडोक्राइन रिलीज जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें ये प्रोड्यूस होता है और डायरेक्टली पोर हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, जिससे क्या होता है कि ये सीधे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक्शन ऑफ साइट ऑफ एक्शन में। अब इसमें क्या होता है कि कुछ पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं लेकिन इंसुलिन और एंडोर्फिन और कुछ अदर अमीनो एसिड होते हैं, जैसे अमीनो एसिड भी होते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, कुछ पॉलीपेप्टाइड्स भी होते हैं जैसे इंसुलिन और एंडोर्फिन, और अमीनो एसिड डेरिवेटिव जैसे एफिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अब यहाँ पे बात कर लीजिए, देखिए इंसुलिन का रोल क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, एंड ग्लूकागोन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। ग्रोथ हार्मोन और सेक्स हार्मोन का काम होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करना। वहीं हाइपोथायरॉयडिज्म से ओबेसिटी क्रॉस हो जाती है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स की बात कर ले तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में काम करता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में काम आता है। वहीं मिनरलोकोर्टिकॉइड्स ये सब कहाँ से रिलीज होते हैं, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। तो मिनरलोकोर्टिकॉइड्स कहाँ से कंट्रोल करते हैं, लेवल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट और वाटर जैसे एडीएच कंट्रोल करता है। वहीं हम एडिशंस डिसीज़ की बात कर ले तो इसमें क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, वीकनेस हो जाती है और बॉडी ससेप्टिबल होती है स्ट्रेस के लिए। यहाँ पे और
मतलब जो बॉडी में जो भी स्ट्रेस की ससेप्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब टेस्टोस्टेरोन एक मेजर मेल सेक्स हार्मोन होता है जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ सेक्स कैरेक्टर्स ऑफ मेल को डिफाइन करता है, जैसे डीप वॉइस, फेशियल हेयर, जनरल फिजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पे हम स्ट्राडियोल की बात कर ले तो ये सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स को यहाँ पे कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं प्रोजेस्टेरोन की बात कर ली है तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग की, यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रिपेयर करता है यूट्रस को इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग में। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।